नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि फॉर्म को फिल करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए थोड़ा सा कलर ठीक नहीं है, तो वो आपने देख लिया होगा। जिसमें सबसे पहले क्या था कि आपको एक आधार कार्ड चाहिए, उससे पहले आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जो है वो चाहिए, और एक फ़ोन यानी कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। फिर आपका एक फ़ोटो और आपके साइन, और जो भी आप डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं, जैसे अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो वो सर्टिफिकेट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो वो सर्टिफिकेट, अगर आप एनसीसी से हैं, स्पोर्ट कोटा से, जो जिसकी से भी हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। फोटोज़ चाहिए आपको और साइन चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। ये आपकी वेबसाइट है exam.nt.ac.in/CUET UG हैशटैग, exam.nt.ac.in/CUET UG हैशटैग। तो इसका जो लिंक है ना वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने दिखाया कि कैसे आपको वेबसाइट दिखेगी, ठीक है। ऐसी वेबसाइट होगी, शायद आपको पूरी दिख रही होगी अब, है ना। ये सॉरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, कॉन्टैक्ट्स कैसे कर सकते हैं आप। हम कुछ बेसिक बातों पर चर्चा हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ये उन्होंने नया नोटिफिकेशन निकाला है, वो है जो पब्लिक नोटिफिकेशन निकालती है वो। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे CUET UG 2024 पर, तो ऐसी वेबसाइट, ये पेज आपके सामने खुलकर आएगा। इस पेज के खुल के आने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जाना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें। ये फीस वगैरह लिखी हुई, इस पर हम चर्चा ऑलरेडी पहले कर ही चुके हैं। और उसके बाद आपसे नीचे आएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन CUET UG, रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर इन एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव एंड फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CUET UG 2024। मतलब जो भी ऊपर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आपने जो दिया है, हमने उसको पढ़ और समझ लिया है, उसी हिसाब से फॉर्म भरने वाला हूँ जो आपने पूछा है वो। जैसे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करूँगा, आपसे कुछ आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहा है, आधार कार्ड हो, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हो आपके पास में, और साफ लिखा है, पेरेंट का नहीं चलेगा, ना ही आपके रिश्तेदार का चलेगा, है ना। यानी कि आपको अपना खुद का आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आपके पास पैन कार्ड तो होगा नहीं, पासपोर्ट हो सकता है आपके पास में, और आपके पास में आधार कार्ड हो सकता है। तो मेरा अनुमान है आप सभी के पास में आधार कार्ड तो होगा। डिजी लॉकर इसके बीच में नहीं जाना है, सीधा यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने का तुरंत क्या होगा, यहाँ पर आधार नंबर को इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अब चूंकि मैंने अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करके देख लिया है, सारी पॉसिबिलिटीज़ को आपको बताने से पहले मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी उसमें, तो मैं अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। जैसे इसमें आप आधार कार्ड अपना नंबर एंटर करेंगे, वैसे यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्टर्ड जो लिंक मोबाइल नंबर लिंक है इससे आधार कार्ड से, उस पर SMS जाएगा। और जैसे ही उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो वैसे क्या होगा, एक आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। वो पेज कैसा खुलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीधे हम चलते हैं कि पेज कैसे खुलेगा। ये तो देख ही लिया हमने। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर तो पासपोर्ट नंबर उन्होंने एंटर किया हुआ, जैसे आधार कार्ड एंटर करेंगे तो वहाँ पे OTP आएगा। उसके बाद में ये पेज खुलेगा आपका, आपकी पर्सनल डिटेल, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी वेबसाइट पर तो सबसे पहले वो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल लेता है, तभी तो आपको एक नंबर देगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप मेरे यहाँ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आप NTA पे क्या कर रहे हैं, पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं। तो जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर अपना नाम, पापा का नाम, मदर का नेम, जबकि डेट ऑफ बर्थ ड्रॉप डाउन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, जेंडर, नेशनलिटी। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है हमें। एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ विथ फोटोग्राफ एक्सेप्ट आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर नहीं डालना है आपको, है ना। ज़्यादातर लोग बता रहे हैं कि आधार नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए, बट उन्होंने साफ साफ बोला कि यहाँ पर आधार नंबर एंटर नहीं करना है। तो करना क्या होगा, जब आधार कार्ड नंबर एंटर नहीं करना है तो यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। अब आपके पास पैन कार्ड तो होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास में 12th की मार्कशीट है ना, आप सबके पास 12th की मार्कशीट भी नहीं होगी, सॉरी, 12th का एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड तो समझते हो ना आप लोग, है ना, जिससे आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, वो कार्ड होगा आपके पास में। तो आप वो नंबर एंटर करोगे और उसको वो नंबर यहाँ पर लिखोगे एडमिट कार्ड, और यहाँ पर वो नंबर उस पर लिखा होगा, सीरियल नंबर, हर एक आइडेंटिटी प्रूफ पर एक नंबर ऊपर लिखा रहता है, वो नंबर एंटर करते क्या हो जाएगा, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे
फिर आपसे एड्रेस पूछेगा, और मैंने आपको बार बार बताया था इस बात को, इसमें ऐसा नहीं कर, और इसमें नाम में आपको बता दूं मैं, इसमें वही नाम फिल करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं फिल करना जैसे मेरा नाम विनय है ना मार्कशीट में, और वैसे भी ना मेरा नाम विनय, बट घर पे सब लोग, मेरी मम्मी मुझे विक्की बुलाती है, तो मैं कहूँ नहीं मैं तो विक्की चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर विक्की फिल कर दूँ। ऐसा नहीं करना है आपको। व्हाट यू शुड डू, आपको ये करना है कि आपको वही नाम और वही डिटेल्स फिल करनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, ठीक है। वो चेंज हो सकता है बट उस पर अभी हमें नहीं जाना है, जो हमारी काम की चीज़ उसको पहले हम कर लेते हैं। फिर आपको एड्रेस फिल करना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं करना है कि ठीक है एड्रेस कुछ भी फिल कर देते हैं, एड्रेस वही फिल करना ताकि कुछ कम्युनिकेशन अगर आपसे कुछ करना चाहें अगर एनटीए तो आपसे कर सके। अब आपका हाउस नंबर जो भी होगा, लोकेलिटी जो कॉलोनी का नाम है, कंट्री यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ, जो भी आपकी स्टेट हो, एमपी यूपी राजस्थान बिहार वॉट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी पिन कोड है वो एंटर करना है। हाँ एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है ना, ये आप अपना खुद का बना लीजिएगा, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब नहीं तो अगर आप अपने मम्मी या पापा का भी एंटर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट इस बात को याद रखिएगा कि सारे कम्युनिकेशन जो भी होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आपके इसी ईमेल एड्रेस पर आएगा। इस बारे में मैंने कल आपको बताया भी था। एक बार यहाँ पर ईमेल एड्रेस आप एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर कंफर्म करेंगे उस ईमेल एड्रेस को, फिर यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी ये आपकी पर्सनल अगर नहीं है तो आपकी मम्मी या पापा की किसी की भी है आपके पास में, ईमेल आईडी तो आप बना सकते हैं अपनी खुद की, वो चलो कोई बात नहीं है तो आपकी मम्मी के पास में एंड्रॉइड फ़ोन है, किसी ना किसी के पास में तो होगा ना एंड्रॉइड फ़ोन, सब में ईमेल आईडी तो होती ही है, तो उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करना, मोबाइल नंबर एंटर करना, और यहाँ पर ये इंडिया कोड सेलेक्ट करने 91 है, और फिर मोबाइल नंबर को एंटर करो। क्यों इन दो चीज़ों को बहुत संभाल के रखना है आपको, क्यों इस पर अभी ओटीपी तो आएगा ही, बाद में कुछ कम्युनिकेशन होगा तो वो आपसे इसी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। कोई चेंजेस हो रहे हैं, कुछ मैसेज आया आपके पास में, आपने देखा ही नहीं, आपके पास मोबाइल ही नहीं था। अगर आपके पास व्यक्तिगत फ़ोन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी मम्मी का नंबर या किसी भी ऐसे इंसान का नंबर दीजिए जिसके आस पास रहते हो, कोई डिटेल आए तो उसे क्रॉस चेक और वेरीफाई कर सके तुरंत, आपका टाइम ना वेस्ट हो। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद जैसे आप इसको फिल कर देंगे, हाँ इस चीज़ को और ध्यान रखना है कि आपको अपना एड्रेस जो है वो सेम और परमानेंट, मतलब जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट उसको सेम रखेंगे, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, है ना। सेव एज परमानेंट एड्रेस करते ही क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिल होते ही फिर आप यहाँ पर आएंगे, फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। आप कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी इच्छा है, बट ट्राई कीजिएगा थोड़ा पासवर्ड ऐसा रखें जो जिसको आप याद रख सकें, है ना। क्योंकि यहाँ पर जैसे एक बार पासवर्ड को एंटर करेंगे, फिर आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसी को, फिर उसी आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या फिर यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये क्यों, जैसे कभी भी क्या होता है कि आप बच्चा पासवर्ड अपना भूल जाते हैं, है ना, तो फॉरगेट करते हैं पासवर्ड, आप क्या सपोज उसमें फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कभी कभी क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने बनाया होता है उसके हिसाब से और उसका आंसर अगर आपको याद है, वो दोनों याद है, तो आपको क्या होता है, आपका पासवर्ड दोबारा जनरेट करने का मौका मिल जाता है, या फिर आप उस वेबसाइट को खोल लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद कीजिएगा। इसमें पहला ऑप्शन क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, इसमें 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं उसमें से आप पहला स्कूल को ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें अपना स्कूल तो सबको हमारे याद ही रहता है, उसी स्कूल का नाम रख लीजिएगा याद, या जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक। फिर ये यहाँ पर लिखा है एंटर सिक्योरिटी पिन केस सेंसिटिव, जैसे यहाँ पर 1961668 यहाँ पर तो नंबर है, तो नंबर सीधा एंटर करेंगे, सबमिट कर देंगे, सबमिट करते ही सबमिट हो जाएगा। बट सपोज अगर यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं, अगर यहाँ पर कैपिटल सी और स्मॉल एस है, तो आपको क्या करना है, कैपिटल सी और स्मॉल एस ही लिखना है, क्योंकि केस सेंसिटिव है। अगर आप केस का ध्यान नहीं, केस का मतलब क्या है ना कि अगर वो स्मॉल नहीं लिखा या आपने कैपिटल नहीं लिखा तो आगे सबमिट नहीं होगा, फिर दोबारा से रीकैप्चा आपसे फिल कराएगा। इसको सबमिट करते ही क्या होगा, आपके पास में ये ऑप्शन आएगा। क्या ये ऑप्शन क्या है, इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब है क्या, जो आपकी डिटेल आपने फिल की है, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका एड्रेस, ये जो भी आपने फिल किया आप एक बार क्रॉस चेक कर दीजिए, मतलब क्रॉस चेक करने आप क्रॉस चेक कर लीजिए और यहाँ पर राइट कर लीजिए। इन सबको आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, इनको राइट क्लिक नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इनको राइट क्लिक करने का मतलब मैंने वेरीफाई कर लिया कि वो सब मैंने सही क्रॉस चेक कर लिया, सही भरे हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर एग्री पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत भर दिया बाई चांस कुछ, अगर एडिट पर क्लिक करके वापस उसको फिर से फिल कर लीजिएगा। फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी, जैसे ओटीपी सेंड करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, यही सेम नहीं दूसरा ओटीपी आएगा, है ना। तो आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को जैसे ही आप फिल करेंगे, फिर सिक्योरिटी पिन को ओपन करेंगे, तो जैसे ही वेरीफाई करेंगे
उसके बाद क्या होगा, वेरीफाई के करने के तुरंत बाद ही क्या होगा कि आप इस पेज से बाहर निकल जाएंगे। आप इस पेज से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये पता कैसे चलेगा, आप 1-2 सेकंड तक अगर वेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ये सेम पेज खुल जाएगा, है ना। ये पेज खुल जाएगा, आपकी ईमेल आईडी जो आपने एंटर की थी उसी पर क्या आएगा, एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, एप्लीकेशन नंबर जिसे हम बोलते हैं। उस एप्लीकेशन नंबर को और पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे, जो नंबर यहाँ पर लिखा है इसको एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे, तो आप लॉगिन कर पाएंगे। मेरा अनुमान है आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। फिर क्या होगा, जैसे ही आप उसमें लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपके सामने ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का मतलब क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका पंजीकरण हो चुका है एनटीए में, लेकिन अभी अपने एप्लीकेशन को फॉर्म नहीं फिल किया तो इनकम्प्लीट क्रॉस लगा हुआ है, फी पेमेंट भी नहीं किया तो क्रॉस लगा हुआ है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपका एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। वहाँ पर आपसे कुछ डिटेल भरवाई जाएंगी, फिर आपके सामने जो है ना वो ये विंडो खुलेगी। आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या होता है, आप एड्रेस ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, इसको फिर से फिल कर देंगे। ईमेल आईडी वगैरह तो ये तो आपसे फिल करवाएगा नहीं क्योंकि आप कर चुके हैं। फिर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आप चाहे तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। फिर क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे पर्सनल डिटेल में, तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सेम वही मार्कशीट में, जेंडर, पापा का नाम, मम्मी का नाम, नेशनलिटी और कैटेगरी। कैटेगरी को ध्यान से फिलअप कीजिएगा, जो कैटेगरी आप यहाँ फिल करेंगे वही क्या करना होगा आपको, उसी का आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अटैच करना होगा, ठीक है। आपने जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वॉटएवर आप जो चूज करते हैं, आपको वो क्या करना होगा, यहाँ पर फिल करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ विथ फोटोग्राफ एक्सेप्ट आधार कार्ड नंबर। तो फिर यहाँ पर आप फिर से 12th की जो एडमिट कार्ड है उसको अटैच कर लिखकर यहाँ पर नंबर लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डोमिसाइल यूपी, पापा का एजुकेशन क्या है, ये सब छोटी मोटी बातों को भर के, मम्मी का ऑक्यूपेशन क्या है। इसमें अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप अदर लिख करके भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जिससे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑप्शन होंगे वो नहीं मिलेंगे आपको, सपोज नहीं मिले, यहाँ पर डिफेंस था बट नहीं मिले डिफेंस, पापा ने मेरे डिफेंस में नहीं काम करता, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं अदर पर सेलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे सेम अगर ट्विंस हैं तो ऐसे आगे बढ़ेंगे। डायबिटिक तो आप लोग होंगे नहीं, है ना। फिर यहाँ पर क्या है ना, ये देखो ट्विंस की अगर है तो ट्विंस की डिटेल फिल कर देना है और फिर ये भरना है कि आपने क्या मीडियम ऑफ एजुकेशन आपका कैसा रहा है, आपका मीडियम इंग्लिश रहा है, हिंदी रहा है, वैसे भरना है। और तैयारी कैसे कर रहे हैं आप, इंडिविजुअल तरीके से पढ़ना, ट्यूशन पढ़ना, जो भी है वो चीज़ सेलेक्ट कर देंगे, इससे कोई बहुत वैसे अंतर पड़ता नहीं है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमेशा आपको एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही फिर आपके सामने ये विंडो खुलेगी। फिर क्या आप बीपीएल से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, क्या आप डिफेंस पर्सन या एक्स सर्विसमैन हैं, क्या आपके पास एनसीसी कोटा है या फिर आप स्पोर्ट पर्सन है। अगर आप इनमें से किसी को भी यस करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट वहां पर लगाना होगा, पहली चीज। हाँ, इसमें लेवल ऑफ स्पोर्ट अचीवमेंट में क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहा कि नहीं मेरे मोहल्ले में दौड़ हुई थी उसमें दौड़ा था मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, तो वो अचीवमेंट नहीं काउंट किया जाएगा। यहाँ पर अचीवमेंट क्या काउंट किया जाएगा आपका, कि जो भी आपने इसमें जो लिस्टेड हैं उन्हीं को क्या है वो अलाउ करेंगे, ठीक है। फिर आर यू अ बार्ड ऑफ अ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अब यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय रहे हैं या आपके पापा एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी में से, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि अगर आपके फादर या मदर में से कोई एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटीज़ में तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा, उसको आप फिल करेंगे और फिर आप डेजिग्नेशन उनका लिखेंगे, जो भी उनका है डेजिग्नेशन जिस किसी में भी काम करते हैं, और यहाँ पर उनका एम्प्लॉय आईडी लिखना होगा। इसका आपको एडवांटेज मिलेगा और कुछ नहीं है, थोड़ा सा। सेम मम्मी, अगर मम्मी काम करती हैं जो वर्किंग है, नहीं तो फिर जो भी है उनका एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ फिल करना है, और वर्किंग नहीं है तो हाउस मेकर, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ा काम करती हैं हमारी माताएं हाउस मेकिंग का, सबसे टफ टास्क है घर बनाना। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ये सेम फिल कर देंगे, मदर्स एम्प्लॉयमेंट। फिर आपको क्या करना है, आपकी फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करनी है। 10th सारे के सारे आप लोग 10th पास कर चुके होगी, मेरा अनुमान ऐसा तो नहीं होगा 10th कोई पास ना किया हो। फिर जिस ईयर में पास किया 1954 ने, जो जिस किसी भी ईयर में किया है वो, फिर यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल्ड रहेगा, मैंने देखा है इसको, ये ऑटोमेटिकली फिल्ड रहेगा आपका। यहाँ पर आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, आपका स्कूल गांव में था, शहर में था, अर्बन या रूरल, वैसे आपको फिल करना है, ठीक है। फिर आपका स्कूल कैसा था, टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, जैसे कुछ बच्चों का स्कूल प्राइवेट स्कूल होगा तो इसमें एक ऑप्शन होगा प्राइवेट अनएडेड करके, UNAIDED।
इसका मतलब क्या है कि उन्हें कोई वित्तीय सहायता यानी किसी से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट कहीं से नहीं मिल रहा है, खुद से रन कर रहे हैं उसको। तो प्राइवेट स्कूल वालों को क्या फिल करना है, प्राइवेट अनएडेड, है ना। जवाहर नवोदय विद्यालय, ऐसे ऑप्शन इसमें रहेंगे कुछ कुछ, ठीक है। फिर जहाँ से आपने पास किया है 10th का एग्जाम, जिस किसी, यहाँ पर फिरोजाबाद लिखा हुआ, आप जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करनी है। ये सीबीएसई और इंटरनेशनल है यहाँ पर, है ना। इसमें सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अलग से ऑप्शन, क्योंकि मेरा 10th जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हुआ है, तो उसमें अलग से ऑप्शन है। आप जिस बोर्ड से, आप यूपी बोर्ड से तो उसका भी ऑप्शन है, एमपी बोर्ड से उसका भी ऑप्शन है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सारे ऑप्शन हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर रोल नंबर को फिल करना है, इसलिए मैंने कहा था 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। रोल नंबर आप फिल करेंगे। यहाँ पर सीजीपीए है तो सीजीपीए अगर परसेंटेज बोर्ड है तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आएंगे, और यहाँ पर जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आएंगे, और यहाँ पर आपका सीजीपीए, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली लिखकर आ जाएगा। अगर आपके पास सीजीपीए तो सीजीपीए सेलेक्ट करना होगा, मैक्सिमम पॉइंट 10 ग्रेड, और जो आपकी 10th की मार्कशीट में सीजीपीए लिखा है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ऑब्टेन सीजीपीए। सेम आता है 12th की क्वालिफिकेशन में। अब आप में से बहुत सारे बच्चे 12th को पास नहीं किए होंगे, है ना, कुछ 12th को कर चुके हैं, तो जो नहीं किए हैं वो यहाँ पर अपीयरिंग लिखेंगे, अपीयरिंग 2024 ऑप्शन रहेगा, उसको सिलेक्ट करना होगा आपको, है ना। और पास कर चुके हैं तो पास। फिर उसके बाद जब अब आप अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको ये ईयर फिल करना होगा, नहीं कर चुके हैं तो ये नहीं फिल करना होगा। अपीयरिंग लिखते हैं, यहाँ पर 2024 आ जाएगा ऑप्शन, आप उसको सेट कर लेंगे। फिर 12th और इक्विवेलेंट, यहाँ पर अर्बन और स्कूलिंग जो भी है आपकी, सेम वही पैटर्न है पूरा, कि आपका एग्जाम स्टेट कौन सा है, कहाँ पर एग्जाम को दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बोर्ड कौन सा है, स्कूल कॉलेज कौन सा है ना। स्कूल का देखो यहाँ पर देखा है टाइप ऑफ स्कूल, यानी कि आपका स्कूल गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय लिखा हुआ है। ऐसे ही उसमें क्या होगा, ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे। गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो सरकारी स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल, अगर आपका प्राइवेट जवाहर नवोदय विद्यालय है या ऐसा कुछ स्कूल है तो उसको फिल करना है, नहीं तो अगर आपका प्राइवेट स्कूल तो प्राइवेट अनएडेड को फिल करना है, ठीक है। XYZ स्कूल का नाम, रोल नंबर, सब कुछ लिखने के बाद में, तो आपको मिल ही चुका होगा। अब चूंकि आप अपीयरिंग में, तो ये आपके पास ना टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे ना ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे। फिर से आई एग्री और सबमिट एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे आप उसको सेलेक्ट कर देंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को तो आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट ही नहीं करेंगे तो आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का नेम है पहली चीज़। जैसे यहाँ पर किसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कोर्स सिलेक्ट किया था, BA ऑनर्स एजुकेशन में, है ना। तो जैसे ही यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहर नवोदय विद्यालय आ रहा है दिमाग में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU। तो जैसे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कोर्सेस आ जाएंगे उनके। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा इशू जो मुझे देखने को मिला वो ये है कि जैसे BA ऑनर्स नहीं लिखा हुआ है किस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है, नहीं BSc ऑनर्स के बारे में स्पेशली मेंशन है कि आपको किस सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था आप कोर्स प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे किसी बच्चे ने AMU को चुना था, तो उसने BA चुना, तो BA के लिए उसको क्या जरूरी है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट को लेना जरूरी है उसको। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिख कर आ रहे हैं वही आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको चूज करने होंगे, है ना ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि बच्चों ने ऐसी गलतियां लास्ट टाइम की थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, लिख कर दिया है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको चल जाएगा पता कि उस कोर्स को पढ़ने की एलिजिबिलिटी क्या है। जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं आप वैसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर AMU में BA करने के लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट चाहिए। अगर आप BHU लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आप लिखते BA, मुझे BA करना है ना। तो फिर यहाँ पर क्या था, कोई भी एनी लैंग्वेज लिखा होता और लिखा तो जनरल टेस्ट, जैसे GT लिखा हुआ है जनरल टेस्ट, सेम ऐसे जनरल टेस्ट लिखा होता, ऐसे ही सेम। तो ये मैंने कल आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, आपके पास में नंबर ऑफ ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगे वैसा चूज करेंगे तो। लेकिन अगर आप सेट ऑफ माइंडेड है कि मुझे है ना BHU को ही टारगेट करना है, लेट्स से एन एग्जांपल, तो मुझे BHU में से BA ही करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, जनरल टेस्ट और कोई सी भी एक लैंग्वेज, जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर आई एग्री सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर आप जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो देखो यहाँ पर पहले आपने एक लैंग्वेज लिखी है बंगाली, या बंगाली तो बंगाली में ही रहेगी, बंगाली का मीडियम क्या रहेगा, बंगाली रहेगा ऑटोमेटिकली। जैसे लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे तो ये मीडियम ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा। उड़िया को फिल करेंगे तो उड़िया आपकी यहाँ पर फिल हो जाएगी। अब ये आते हैं सब्जेक्ट्स यहाँ पर फिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विजुअल आर्ट्स लिखा हुआ है, मास मीडिया कम्युनिकेशन, और ये कुछ लिखा नहीं है। आपने यहाँ पर फिजिक्स सेलेक्ट किया,
जो भी आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, वो आपने लिखा। मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मैथमेटिक्स लिखा होगा और अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा होगा उसमें, है ना। मैथमेटिक्स को मैथ्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर सेलेक्ट किया कि जनरल टेस्ट। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो इनमें से किसी का मीडियम आप अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग से मेरा मतलब फॉर एग्जांपल क्या है, अगर आपने फिजिक्स को सिलेक्ट किया है और फिजिक्स का आपने लिया यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, ठीक है, और केमिस्ट्री का लिया आप चाहे हिंदी में ले लें, ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स इंग्लिश में लिए तो केमिस्ट्री आपको इंग्लिश में लेनी होगी, मैथ्स भी इंग्लिश में लेना होगा। जितने भी डोमेन आपके रहेंगे, डोमेन के बारे में आपको बताया था लास्ट वीडियो में, तो सारे डोमेन में क्या रहेगा, आपको सेम लैंग्वेज में, यानी कि वो मीडियम सबका सेम रखना होगा। जैसे अगर आप चाहते हैं मैथ्स का पेपर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो आपको केमिस्ट्री का भी इंग्लिश में देना होगा, फिजिक्स का भी इंग्लिश में देना होगा, जनरल टेस्ट का भी इंग्लिश में देना होगा। इंग्लिश में देने का एडवांटेज क्या होता है बच्चों, वो ये होता है कि अगर आप इंग्लिश में लैंग्वेज को देते हैं तो जो सही माना जाएगा क्वेश्चन, फाइनली जो एनटीए सही मानेगा, वो क्या मानेगा, इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसी को सही मानेगा। अब ये है तो है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर क्या आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखो सीबीटी का लिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड के आप कहाँ पे चाहते हैं, स्टेट्स और ये सिटी ऑफ चॉइस। फिर OMR सीट के ऑप्शन आप कहाँ पे चाहते हैं, ये स्टेट्स और ये आपकी चॉइस। ठीक है, एग्री पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके सामने क्या होगा, ये ऑप्शन आएगा। मैंने कल आपको बताया था कि फोटोज जो है आपको वो JPEG फॉर्मेट में इस 10 KB से 200 KB के बीच में चाहिए, है ना। ये फोटोज चाहिए और ये सिग्नेचर चाहिए। आपने जो कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट किया था, अगर आपने अपनी कैटेगरी जो भी सिलेक्ट की होगी उस कैटेगरी सर्टिफिकेट से इन्होंने BPL किया तो BPL का सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट भी है ये तो कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट, ये वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन एक्स सर्विसमैन भी रहे तो उसका भी सर्टिफिकेट, हो सकता है आप ना हो इनमें से, आप जो भी हैं, अगर आपके पास NCC है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप स्पोर्ट कोटा से तो उसका सर्टिफिकेट, आपके पास जो भी हो सबका सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आप इसीलिए मैंने कहा था आपसे, अगर आपने क्या कहते हैं कि ये फोटोज वगैरह पहले से क्लिक करवा के सर्टिफिकेट पहले से अगर अवेल करके नहीं रखा होगा तो क्या होता, अरे फोटो लगाना है या 10th की मार्कशीट फिल करना, 10th की मार्कशीट, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं 10th की मार्कशीट लेकर आए, अरे फोटो चाहिए, फोटो क्लिक करवा, दौड़ के जाए फोटो क्लिक करवा के लाए, फिर स्कैन करवाया, फिर अपलोड किया। तो पहले से सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने क्रॉस चेक की। किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करने का यही तरीका होता है, पहले आप क्रॉस चेक करें क्या क्या चाहिए, तो उसको वैसे वैसे करके आगे बढ़ जाए। ऐसे अपलोड कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट को करने के बाद क्या होगा, ये ऐसा फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। हर डिटेल जो भी आपने फिल की है वो सब ऐसे लिखी होगी, एग्जामिनेशन का सेंटर ऑफ चॉइस, फोटो वगैरह। जहाँ पर सबमिट का जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो सबमिट के बाद आपके सामने ये विंडो खुलेगी। माई नेम, मेरा नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, वो सब मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, पापा का नाम, एड्रेस, सिटी, सेंटर, सब कुछ सही है और मैं एग्री करता हूँ। जिसे फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट को करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कहाँ गया, हाँ ये जैसे इसके ये खुला, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, है ना, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। क्योंकि अगर आप इसको, अगर आपने जो भी फिल किया आपको लग रहा है कि आपसे कुछ गलती हो गई है, तो आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे, फिर से फिल कर देंगे और आपको सबमिट कर दें तो सबमिट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, ऐसे एक ये आएगा कंट्री कोड, यहाँ पर +91, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर OTP आएगा। OTP यहाँ पर वही मोबाइल नंबर एंटर करना जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एंटर किया था। ठीक है, सबमिट कर देंगे, OTP आएगा, सबमिट हो जाएगा। ऐसे आपका फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। लिखकर आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। कितने पैसे क्या देना है वो ऐसे आपके पर लिखकर आ जाएगा। फिर क्या होगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन हैं, SBI पे, कैनरा बैंक, वॉट एवर जो आप चाहें वो चूज कर सकते हैं। तो हमने SBI पे क्लिक किया तो ये ऐसे SBI पे का पोर्टल खुलेगा और ये QR कोड, इसको स्कैन करने से क्या होगा, आप UPI से किसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर पाएंगे। और निश्चिंत रहिए, यहाँ पर वेलकम टू SBI पे ई-लाइट लिखा होगा सब कुछ, और ये कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ में, निश्चिंत रहिए। आप पेमेंट करेंगे वैसे पेमेंट हो जाएगा आपका। पेमेंट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर लिख कर आएगा पेमेंट सक्सेसफुली। सक्सेसफुल होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सक्सेस लिख कर आ जाएगा ऐसे। फिर आपके सामने ये मेन डैशबोर्ड खुलेगा, मेन विंडो खुलेगी। यहाँ पर मेन विंडो में क्या लिखा होगा, लास्ट टाइम देखो आपने जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था यानी कि पंजीकरण किया था तो उस पर राइट लगा था। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को ही भर दिया है, आपने फी भी पेमेंट कर दी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो वैसे ये इस तरीके से कुछ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। इसको सेव करके रख लीजिएगा, इसको फेंकिएगा मत, है ना, संभाल के रखिएगा, नहीं फेंक दो आप कहीं पे। और इसको संभाल कर रखने के बाद, क्योंकि ये आपके एग्जाम के समय में ये आपके पास रहेगा तो ठीक रहेगा आपके पास, ठीक है।
सेव रखना अच्छी बात है इसको। जो फोटोज़ हैं आपके पास में उनको भी संभाल कर रखिएगा, जो फोटो आपने इसमें लगाए हैं, क्योंकि जब एडमिट कार्ड जब आप लेकर जाएंगे पेपर देने के लिए तो वही फोटो आपको तब लगाना होगा। ये साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं इस बात के। तो फोटो को संभाल के रखिएगा और इसको संभाल के रखिएगा, डिटेल से संभाल के रखना चाहिए हमें, ये अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो आप फॉर्म को फिल कीजिए। आपको डोमेन के संबंध में और किसी भी चीज़ के संबंध में कोई भी डाउट्स आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे या फिर वीडियो बना के आपको बता देंगे, समझा देंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। धन्यवाद।